चलो टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहे थे, ध्यान में होगा तो। और क्या क्या पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर में? बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। बोलो, फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे ना, कि नहीं पढ़ा था? फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ वगैरह पढ़ लिया था ना पूरा। उसके बहुत सारे पॉइंट्स भी पढ़ लिए थे, हाफ लाइफ वगैरह पढ़ लिया था। हाँ, मेन इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का था, ये लेक्चर 6 होगा शायद ना, 5 या 6 जो भी होगा देख लेना है। 7 नहीं, 6 ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें हमने ये बताया था सबसे जो फ्रीक्वेंट इक्वेशन जो यूज होता है वो है 2.303 log a बाई a माइनस एक्स, याद है, इज इक्वल टू के टी। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड इक्वेशन है सबसे पहला। इसी को जब हमने ऐसे लिखा था बेस ई में log सी टी माइनस के टी प्लस एल एन सी नोट, याद है, इसका ग्राफ भी बनाया था। बेस 10 में क्या लिखा था? log सी टी माइनस के बाई 2.303 टी प्लस log सी नोट, याद है, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट था। इसी में नेक्स्ट इक्वेशन मैंने क्या लिखा था? सी टी इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इसकी भी ग्राफ बनाई थी, याद है, सी टी वर्सेस टी ग्राफ, है ना। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट वर्सेस टी ग्राफ भी बनाए थे, इवन अल्फा वर्सेस टी ग्राफ भी बनाया था। अच्छा, इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था कि एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ इज इक्वल टू एल एन 2 बाई के, या फिर 2.303 log 2 बाई के, या फिर 0.693 बाई के, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हमने क्या बोला था आपको? टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सारे ग्राफ वगैरह हो गए। रेट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बनाया था कल। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सारे ग्राफ बनाए थे ना, 7-8 ग्राफ बनाए होंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कितने ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए? ठीक है, ये जस्ट रिकैप करा रहा हूं एक बार कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या लिखा है। अब देखो पॉइंट्स वाइज जो तुम्हें याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि रेट का यूनिट यहाँ पे तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा या एटीएम पर सेकंड होगा, लेकिन के का यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। यूनिट ऑफ के इज नॉट सेम एज द यूनिट ऑफ रेट। नहीं, जीरो ऑर्डर में दोनों सेम था, और ये स्टेटमेंट भी था जीरो ऑर्डर के लिए कि इफ यूनिट ऑफ के एंड रेट इज सेम देन व्हाट इज ऑर्डर। याद आ रहा है? बोलिए, यहां तक सब लोग समझ रहे हो जी? बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करते हैं उस पे, ये बात लिखिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स equal percentage will decompose in equal time interval. For first order kinetics, equal percentage will decompose in equal time interval. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant left after equal time interval are in GP. For first order reaction, the concentration of reactant left after equal time interval are in GP. Are in GP. यहां तक समझ रहे हैं? बोलिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? कुछ अभी पूछ रहे थे ना, अभी करा वो उसी के पॉइंट के बाद लिखने वाले हैं, वही है ना। ये जो लिखवाया था ना उसी के बाद का पॉइंट है, मुझे लगा वो कंप्लीट हो गया है। देखो, इसको दो तरह से लास्ट क्लास जाते हुए बस ये बात बता के रख गया था, एक बार फिर से समझता हूँ। ए से बी n इक्वल टू 1 है और रेट कांस्टेंट के है,
t इक्वल टू 0 पे अगर C नॉट है तो मैंने बोला था कि 10 मिनट अगर इसका t हाफ है, t हाफ कितना है 10 मिनट, तो ये कितना बचेगा C नॉट बाई 2, 20 मिनट, दैट इज 2 t हाफ, ट्वाइस ऑफ t 50%, t 50% 10 मिनट है, 20 मिनट मतलब ट्वाइस ऑफ t 50%, इसका भी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा C नॉट बाई जो है वहां से हाफ हो जाएगा, 3t हाफ बोले तो 30 मिनट। मैं एग्जांपल दिया कि इस रिएक्शन का t हाफ 10 मिनट है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो जहां पे है उसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम nth t हाफ तक आ गए, nth, देखो इसको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टी हाफ के बाद 2 टू द पावर 1, सेकेंड टी हाफ के बाद 2 स्क्वायर, थर्ड टी हाफ के बाद, बोलो, तो nth टी हाफ के बाद यहां क्या लिख दोगे, C नॉट 2 टू द पावर n। सो कभी एक शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज गिवन बाय दिस, concentration of reactant left after nth half life, after nth half life is equal to initial, ऐसा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। nth हाफ लाइफ के बाद concentration of reactant left will be, ठीक है, बोलो यहां तक ओके है सबको, आगे बढ़े। देखिए अगर मान लो नॉर्मल तरीके से तुम बढ़ते, t इक्वल टू 0 पे तुम बोलते C नॉट, ठीक है। अच्छा बताओ अगर ऐसा है nth ऑर्डर है, k है, तो ct क्या लिखते हैं, C नॉट e टू द पावर माइनस kt लिखते हैं कि नहीं, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट ना। बताओ t टाइम के बाद क्या लिख दोगे इसको, C नॉट e टू द पावर माइनस kt, 2t टाइम के बाद क्या लिख दोगे, C नॉट e टू माइनस 2 kt, t के जगह पे 2t रखना है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t, तो t टाइम पे तो लिख दिया। अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम 2t, आफ्टर टाइम 3t, बोलो, आफ्टर टाइम 4t, बोलो। अब हर जगह पे देखो कॉमन रेशियो क्या है, p पर माइनस है कि नहीं, है ना, कॉमन रेशियो क्या है, e टू द पावर माइनस के या के, ये बड़ा ये छोटा है ना, तो दिस बाय दिस करोगे तो के आएगा ना, माइनस के टी, माइनस के टी, टी, कॉमन रेशियो सर आपने वहां पे बस के प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, के टी होगा। अब देखो, अरे ये बड़ा नंबर है ना, ये छोटा नंबर है, तो दिस बाय दिस कॉमन रेशियो, दिस बाय दिस कॉमन रेशियो, क्या मिलेगा कॉमन रेशियो, के टी, यहां क्या मिलेगा, नहीं, तो जीपी में प्रूव कर दिया कि नहीं। अच्छा यहां पे कॉमन रेशियो आप देख लो, 1/2, यहाँ 1/2, बोलो, यहाँ भी 1/2, इसीलिए जीपी में है। ये जनरल हमने टी हाफ लेके प्रूव किया और यहाँ जनरल टाइम लेके प्रूव किया, हर बार कॉमन रेशियो सेम आ रहा है और जीपी में आ रहा है, माइनस के टी, माइनस, अरे यार दिस बाय दिस करो ना, नहीं वो कॉमन रेशियो के लिए -2 kT अपॉन -kT है, ये भी तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मोर कॉन्सेंट्रेशन बाय लेस कंजुगेटिव कितना आ रहा है, p पर kT, फिर मोर बाय लेस कितना आ रहा है, ठीक है, यहां भी देखो ना मोर बाय लेस कितना हो रहा है, यहाँ 2 लिखना चाहिए ना, दिस बाय दिस यहाँ क्या लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए, ठीक है, तुम लोग सही हो, या तो 1/2 बोलो या फिर 2 बोलो, कॉमन रेशियो यही आ रहा ना बार बार, जब 2 बोल रहे हैं तो हायर बाय लोअर, और 1/2 बोल रहे हैं तो लोअर बाय हायर, ठीक है, क्या हर जगह माइनस कर दूं तब सही है, चलो डन। तो क्या सब जीपी में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ, लेकिन क्या है हर जगह लगा दोगे, फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में लगा दोगे, ये नहीं, कहां लगाना है,
फर्स्ट ऑर्डर में लिख के रखो, जल्दी लिख के रखो, क्विक क्विक क्विक। डन यहां तक? देखिए अब यहाँ पे एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं, जो लिखा था उसी को दोबारा लिख रहा हूं मैं, है ना, जो लिखा था उसी को दोबारा लिख रहा हूं। जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए से अगर बी जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे सी नॉट है, एन इक्वल टू 1 है, रेट कांस्टेंट के है, तो फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना बोल दिया हमने जी, सी नॉट बाई 2, जितना है वहां से हाफ हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ ले लें, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो जितना है वहां से फर्दर हाफ हो जाएगा। 3 ले लें, अभी यही लिखा था ना हमने, टी 50% 3 टाइम्स ले लें, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, याद करो कितना बोलते हैं, सी नॉट बाई 8। 4 टाइम्स ऑफ टी 50% ले लें, सी नॉट बाई 16। अब तरीके से बताना, ये जो है ना, ये 50% कंप्लीट हुआ है, सी नॉट है, सी नॉट बाई 2 बचा है, इनिशियल फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 50%। अच्छा, जब रिएक्शन 2 टी हाफ तक चला, सी नॉट है, सी नॉट बाई 4 बचा है, मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 75%। जब रिएक्शन इनिशियल के रिस्पेक्ट में 3 टी हाफ तक चला, इनिशियल सी नॉट है, सी नॉट बाई 8, वेरी गुड, 87.5%। यही रिएक्शन अगर 4 टी हाफ तक चलेगा, 93.75%, गुड टू गो। इसका मतलब ये याद रखना, टाइम टेकन फॉर 75% completion is twice of time taken for 50% completion. Time taken for 87.5% completion, thrice of t 50% completion. Time taken for 93.75% completion, 4 times of t, बोलो, देखो ना, ये कौन सा टाइम है एक्चुअल में, टाइम टेकन फॉर, और वो किसके बराबर है, यही वाला वैल्यू कि ये तो टी हाफ ही है, बोलो, क्योंकि सी नॉट से सी नॉट बाई 2, लेकिन यहां से जब यहां आ रहे हो तो ये किसके बराबर है, सी नॉट से सी नॉट बाई 4 बचा है, तो कितने बराबर है, ये पूरा 2 टी हाफ किसके बराबर है। उसी तरह सी नॉट से सी नॉट बाई 8 बचा है, ये किसके बराबर है, टी 87.5%। अच्छा बताओ, सी नॉट से सी नॉट बाई 16 बचा है, मतलब 15 सी नॉट बाई 16 हो चुका है, तो ये किसके बराबर है, 93.75 ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि इफ टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ टी 50%, व्हाट इज ऑर्डर। ये सारे किसके लिए रिलेशन वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर। फटाफट लिखिए, एकदम टाइम नहीं है, जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखो, ठीक, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for first order reaction, concentration of reactant decreases from 512 to 128 molar, 512 molar to 128 molar. For first order reaction, the concentration of reactant decreases from 512 molar to 128 molar in 40 minutes. Calculate value of K, पहला, value of T half,
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा इनिशियल रेट, चौथा क्वेश्चन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 1 आवर, पांचवा क्वेश्चन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 2 आवर। कैलकुलेट के, दूसरा है टी हाफ, तीसरा है इनिशियल रेट, चौथा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 आवर एंड पांचवा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 2 आवर। जो भी सिखाया उससे बन जाएगा, ट्राई करो। रिएक्टेंट कहां से कहां घट जा रहा है? 512 मोलर से 128 मोलर 40 मिनट में। देखो फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में बच्चे, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो अभी दो फैक्ट सीखे हो ना उससे सॉल्व कर सकते हो, बड़ा इजीली कर सकते हो, है ना। जो फैक्ट सीखे हो तुम स्टार्ट किससे करो, t इक्वल टू 0 पे 512 से, ठीक है। अगर मान लो t 50% तक चला तो इसका हाफ हो जाएगा 256। अगर 2t 50% तक चला तो इसका हाफ हो जाएगा 128। नहीं, इसका मतलब जो 40 मिनट है वो t 75% है। ये कितना टाइम दिया हुआ है जी? यहां से डायरेक्ट ये दिया है ना, बीच में एक ऐसे ही गेस कर लिया मैंने, ये फर्स्ट ऑर्डर का ट्रेंड था इसलिए मैंने गेस कर लिया। यहां से यहां कितने मिनट में आ गया है? 40 मिनट में। 512 से 128 कितने मिनट में आ गया है? 40 मिनट में। तो 40 मिनट एक्चुअल में क्या है इसका? t 75% हमें पता है कि वो होता है 2 ऑफ 50%। तो 40 मिनट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 50%। तो t 50% आ गया कि नहीं? 20 मिनट आ गया, बोलो यस नो? पक्का? अच्छा, k इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.693 बाई के। तो k इक्वल टू क्या लिख देंगे? तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां बन जाएगा k इक्वल टू 0.693 बाई 20। मिनट इनवर्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे, मिनट इनवर्स में रखेंगे, बोलो। अच्छा फिर यहाँ पे देखो 512 फिर 256, ये 20 मिनट में हुआ जी। ये कितने मिनट में हुआ? और 128 कितने मिनट में हुआ? तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ, 64 कितने मिनट में होगा? 32 कितने मिनट में होगा? 80 ना। फिर 16 कितने मिनट में? 8 कितने मिनट में? 120। तो 1 आवर के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा? 2 आवर के बाद कितना बचेगा? पक्का? अच्छा के आ चुका है, के यहां से निकाल लिया। इनिशियल रेट इज इक्वल टू के इंटू 512। के पता है आपको, के यहां से वहां रख दो, इनिशियल रेट भी आ जाएगा, बोलो। लेकिन अगर ये चीज नहीं आता, किसी को ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, वहां फर्स्ट ऑर्डर लिखा है ना, फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो तुरंत ये इक्वेशन रटो, सी टी सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू क्या? के टी होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल है वो डायरेक्ट रटो, अगर ये नहीं आता शॉर्टकट तो तुरंत यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों, जैसे ही टी की जगह 40 मिनट रखोगे, इसको तो 512 रखना पड़ेगा, इसको 128 रखना पड़ेगा। देखो जिसको ये शॉर्टकट कंसेप्ट नहीं आता वो यहां से भी सॉल्व करेगा। 512 128 के इंटू 40, तो डायरेक्ट इंटीग्रल रेट लॉ से भी के आ जाएगा। और अब यहां उल्टा करना होगा, के आया तो टी हाफ अलग से निकालो, इस फॉर्मूला से निकालो, फिर के आ गया ना। तो एक होता है कि जिस जो आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ये सब सीख लेते हैं, लेकिन जो स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ स्कूलिंग पढ़ते हैं, वो ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन कर देता है कि ठीक है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ याद है हमें, बोल रहा है इनिशियल 528 है, 512 है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है 40 मिनट के बाद, तो यहाँ पुट करके के निकाल दिया उसने। और उसको फिर याद है टी हाफ इक्वल टू कितना होता है? 0.693 बाई के। देखो एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, क्लियर हो रहा है? एक ट्रेडिशनल मेथड भी है और एक शॉर्टकट मेथड भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये जी एडवांस में आया हुआ सवाल है, देखिए कर पाते हो कि नहीं। लिखो 2014 आई गेस। लिखो टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव हाफ लाइफ पीरियड
Two first order reaction have half-life period 54 minute and 18 minute respectively. Two first order reaction, two different first order reaction है ना, सेम नहीं है. A to B और X to Y ऐसे. A to B का हाफ लाइफ है 54 मिनट and X to Y is 18 minute. Two first order reaction have half life period 54 and 18 minute respectively. Full stop. If initial concentration of reactant in both reaction are same, if initial concentration of reactant in both reaction are same, find out the time at which their concentration become 4:1. Find out the time at which their concentration become 4:1. Find out the time at which their concentration become 4:1. क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अभी क्या है कि बोलना नहीं है आंसर, अपना अपना आंसर करिए. ठीक है, मैं एक बार फिर क्वेश्चन समझा दूं. दो अलग अलग रिएक्शन बच्चे है ना, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है. ए टू बी जा रहा है और एक्स टू वाई जा रहा है, दो अलग अलग रिएक्शन. ठीक है, आ गया है. ठीक है, चेक करते हैं. इजी क्वेश्चन था, है ना. देखो इसको ना, जैसे अभी ब्रेन अच्छा काम कर रहा है आप लोगों का, तो एक तो शॉर्टकट तरीके से आपने बना लिया है ना. उधर है, पास करो ना. बैठ जा तू बैठ जा. ब्रेन अच्छा काम कर रहा है तो शॉर्टकट तरीके से बना लिया. कुछ लोग इसको अगर मान लो ये फैक्ट नहीं पता है कि हाफ हो जाता है, जीपी में होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे. एकदम ट्रेडिशनल मेथड. देखो मैं दोनों मेथड बताता हूँ. एडवांस में कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी देखो यही क्वेश्चन मैंने एक सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला से बना दिया. यस नो. अब यहाँ पे क्या है, ए से बी n इक्वल टू 1 है, रेट कांस्टेंट k1 मान लेते हैं. t इक्वल टू 0 पे ये c नॉट है. यहाँ कोई अलग रिएक्शन है ना, x टू y है, n इक्वल टू ये भी 1 है, लेकिन चूंकि अलग रिएक्शन है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या मानेंगे. लेकिन ये भी स्टार्ट कितने से हो रहा है, सी नॉट से. बोलो, दोनों सी नॉट से स्टार्ट हो रहा है. किसी टाइम t के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन ct कितना लिख देंगे, सी नॉट ई टू द पावर माइनस k1t. ट्रेडिशनल मेथड पहले बता देता हूं, फिर हम तुम्हें शॉर्टकट बता देंगे जिसमें तुम लोगों ने सॉल्व भी किया है. यहां पर भी टी टाइम के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख देंगे बच्चे, सी नॉट ई टू द पावर k2t. बोलो, कि मान लेते हैं टी टाइम के बाद, है ना, टी टाइम के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मान लेते हैं C2 और इसका मान लेते हैं C1. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर T1 टाइम and this is the concentration of X after T2 time या T टाइम. दोनों जगह पे T टाइम ही लेते हैं. लेकिन आपको पता है ना कि इसके लिए रेट कांस्टेंट अलग है, इसके लिए रेट कांस्टेंट अलग है, क्योंकि दोनों का T हाफ अलग है. अब यहाँ क्या कर सकते हो, इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 4:1 है 1:4. 4:1. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो टाइम बताओ जब ये 4:1 होगा. ये थोड़ा लॉन्ग कट जाएगा सॉल्व करने में, एक्सपोनेंशियल में फिर सॉल्व करनी पड़ेगी. मान लेते हैं टी टाइम के बाद इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 4:1. टी टाइम के बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बचा है और इसका जो बचा है वो कितना है, 4:1. तो टी टाइम के बाद इसका बचेगा कितना, सी नॉट ई टू द पावर माइनस k1t. और उसी टी टाइम के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, नहीं बचे, फॉर्मूला से निकालो ना पहले. हमें फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला पता है बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इज दिस. ये फॉर्मूला पता है ना हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए. बोलो, तो उसी फॉर्मूला में T1 टाइम, टी टाइम के बाद कितना बचेगा, लेट C1 लिखेंगे ये ना, और उसी टी टाइम के बाद X कितना बचेगा, C2, और उसका रेशियो कितना है. तो यहां पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको कितना रखना पड़ेगा, सी नॉट ई टू द पावर माइनस k1t, सी नॉट ई टू द पावर माइनस k2t इक्वल टू 4/1.
बोलो, यहां सॉल्व करोगे e टू द पावर के टू माइनस के वन इंटू टी इक्वल टू 4। बोलो, यहां तक समझ रहे हैं सब लोग? फिर यहाँ क्या करना, हमें टाइम निकालना है ना, कितने टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो लेट टी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, लेकिन टी टाइम के बाद दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला लगा के निकालो ना, फिर रेशियो ले लो। यहां क्या लिख दोगे, ln बेस ई है ना, तो कैंसिल हो जाएगा ना, k2 माइनस के वन टी इज इक्वल टू ln 4 हो जाएगा। बोलो यस नो? पता है k2 की जगह पे क्या रखोगे, ln2 बाई 18 और इसके जगह पे ln2 बाई 54 रखोगे इंटू टी, यहाँ ln2 2ln2। अब देखो ln कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितना 1/18 माइनस 1/54 इज इक्वल इंटू टी ना, इंटू टी इक्वल टू क्या 2। तो यहां से टी सॉल्व करोगे तो 54 आ जाएगा। ये सबसे लॉन्गेस्ट मेथड हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्लियर है? मतलब जिनको फिर से बोल रहा हूं वो कंसेप्ट नहीं पता है वो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आईटी का क्वेश्चन नॉर्मल कंसेप्ट से भी बनता है, मजेदार बात ये है, बस वो टाइम ले लेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, हम ऐसे भी चल सकते थे ना, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे इसको कितना मान रहे हैं सी नॉट, और इसको 54 मिनट के बाद कितना बोल देंगे सी नॉट बाई 2। इस पता है ना हमें इसका टी हाफ 54 मिनट है। अच्छा यहाँ पर भी टी इक्वल टू 0 पे इसको क्या बोल रहे हैं सी नॉट, 18 मिनट के बाद इसको कितना बोल देंगे सी नॉट बाई 2, 36 मिनट के बाद कितना बोल देंगे सी नॉट बाई 4, 54 मिनट के बाद कितना बोल देंगे सी नॉट बाई 8। तो 54 मिनट के बाद दोनों का रेशियो देके देखो, सी नॉट बाई 2 डिवाइड बाई सी नॉट बाई 8। तो देखो जिसको ये पता है ना कि हर टी हाफ के बाद हाफ होता जाता है वो इस मेथड से सॉल्व कर लेगा, जिनको नहीं पता है वो फैक्ट वो इतना लेंदी मेथड से सॉल्व करेगा। ठीक है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही तुम लोग ये लगा दिए हो, है ना। गुड, वेरी गुड। लिखा, लिख के रखो। नहीं जरूर नहीं, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, जिससे तुम्हारा आंसर आ जा रहा है वो कर लो, ठीक है। तुमने सॉल्व किया था, कैसे किया था, इस मेथड से ऐसे वो लगा दिया था। गुड, हटा दो इसको क्या, ठीक है। अब मुझे चलो कुछ रिलेशन निकाल के दिखाओ फर्स्ट ऑर्डर को लेके ही, फिर हम लोग सेकंड थर्ड में जाएंगे, और कुछ ये अभी इंटीग्रल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे इस पे। मुझे सबसे पहले टी 50% एंड टी 25% में रिलेशन बताना है। कुछ डेरिवेशन दे रहा हूं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, पहला सब किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी 50% एंड टी 75%, ये तो डिराइव्ड ही है बच्चे, टी 50% एंड टी 90%, टी 50% एंड टी 99%, टी 50% एंड टी 99.9%। इन सब में रिलेशन निकालना है, फटाफट निकाल दीजिए। 4-5 रिलेशन तो मैंने पहले भी लिख दिया था, अभी ये रिलेशन आपको निकालना है। जैसे आपको याद है जीरो ऑर्डर के लिए हमने कितने सारे रिलेशन निकाले थे, और वो तो बहुत बार बार तुम बोल सकते हो, टी 40% ट्वाइस ऑफ टी 20%, याद है 4 टाइम्स ऑफ टी 10%, वहां निकालने की जरूरत नहीं था, एंट्री मेथड से आ रहा था। यहाँ पे आपको ना लॉग वाला फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आंसर ला पाओगे। ठीक है, करो। बताओ क्या आया इसका, रेशियो है T25% T25% upon T50% is equal to ln4 by 3 upon ln2। टी 25% इज इक्वल टू 0.41 टी 50%, कुछ ऐसा है। देखो तो यार है क्या, नहीं किया
0.415 है, सॉरी, ये आना चाहिए आपका कैलकुलेट नहीं किया 0.415 टी। ठीक है, इसी अंदाज में याद रखना है इस रिजल्ट को, ऐसे याद नहीं रहेगा, वहां डिराइव ही करना पड़ेगा, लेकिन इसी अंदाज में याद रखना है। टी 75% तो डिराइव किया ही है, ये तो कभी नहीं भूलोगे, राइट। इवन टी 87.5% भी याद है, ठीक है। हाँ, थर्ड बता दो। ln 10 upon ln 2 is equal to t90 upon T90 था ना, 99 नहीं था, सॉरी 90 था, हाँ। T90 इक्वल टू ln 2 10 upon ln 2 into t50 मतलब 10/3 ना। अब ln 2 0.3 आएगा नीचे, ln 10 ऊपर 1 है, तो सर नेचुरल लॉग 10/3, नहीं सॉल्व करके देखना, 10/3 log 50% आएगा, सॉरी t 50%। 10/3 नहीं आ रहा है क्या, देखो तो t, हाँ t 90%, 10/3, क्या मैं सॉल्व कर दूं जी, यही आना चाहिए। ठीक, सॉल्व कर देता हूँ। सर आप थर्ड वाला बता सकते हो ये वही तो लिखा मैंने ना वहां पे, नहीं उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन बता देता हूँ, तुरंत बता दूंगा, फर्स्ट का भी बता दूंगा, बोलो बता दूं। नहीं फर्स्ट समझ में आ गया, हाँ फर्स्ट का सेम आंसर देखो, आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना 2.303 log c नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, इसको दो बार लिख दो, एक बार t 50% के लिए लिख दो, तो कितना लिख दोगे, 2.303 log ऑफ c नॉट बाई 2 k इंटू टी 50% लिख दें, तो यहां से k इंटू टी 50% इज इक्वल टू 2.303 log 2 आ जाएगा, बोलो। अच्छा, इसी को ये 50% के लिए लिख दिया, 25% के लिए इसको लिख दो, कितना लिख दोगे, 2.303 log ऑफ सी नॉट बाई 25% कंप्लीट हो चुका है, यही बहुत पहले सिखाया था, याद है। 25% कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना, 3c0/4 के टी कितना, टी जब 25% रख रहे हो तो सी टी कितना बचेगा, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करो, के टी 25% इज इक्वल टू 2.303 log 4, log 4 नहीं होगा क्या, 4/3 सॉरी, हाँ log 4/3, क्लियर है। अब ये जो आया और ये जो आया इसको डिवाइड कर दे, के कैंसिल होगा, बताओ टी 25% डिवाइड बाई टी 50%, दिस डिवाइड बाई दिस कर रहा है, इधर क्या मिलेगा हमें, दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब इधर मिलेगा log 4 माइनस log 3, ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड बाई नीचे log 2, ऐसा नहीं कि कैंसिल कर देना, log 4/3 बाई log 2 इक्वल टू log log कैंसिल 4/3/2, ऐसा नहीं कर देना। इतना भी बुरा नहीं है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सुन के, मैं हंसी मजाक में बोल दिया, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं ऐसा, sin x बाई sin y इक्वल टू x बाई y, सर 64/16 में दोनों 6 कट कर सकते हैं, कर दो, 4/1 आ जाता है, लगाया दिमाग इसने। तो ये सॉल्व करके ना 0.414 आएगा, 415, मैंने सारा वैल्यू नहीं रखा है, ये 0.6 माइनस 0.47 डिवाइड बाई 0.3, मतलब 0.113 डिवाइड बाई 0.3, 0.13 डिवाइड बाई 0.3, वो सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.415। सर वैसे थर्ड वाले का log 2 आ रहा है, नहीं log 2 आ रहा है ना, थर्ड वाला सॉल्व करें, थर्ड वाला सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको हटा दूं क्या, मेरा डाउट अभी नहीं रहा थर्ड वाले में, हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, हम जानते हैं। साकेत, क्या थर्ड वाला बना तुमसे, 10/3 नहीं आया क्या, ठीक है चलो डिराइव कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन इसको हटा दूं क्या मैं, किसी को लिखना तो नहीं है ये, चलो मुझे लगता है कि टी 50% तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलेगा, टी 50% तो हमें पता ही है ना, नहीं मैं ऐसे लिखता हूँ, के टी 50% बाद में डिवाइड कर देंगे 2.303, मैं हमेशा बेस 10 पे बात कर रहा हूँ ना, तो वही क्वेश्चन से लिख देते हैं, चलेगा।
अच्छा, यहाँ कितना 90%, ठीक है, कितना लिख दें, के टी 90%, 2.303 C0 बाई 10, 90% कंप्लीट हो गया ना, तो 10% ही बचा है, तो यहाँ पे के टी 90% इज इक्वल टू सिर्फ आया 2.303, क्योंकि C0 से log 10 1 होता है। अब इसको डिवाइड करके देख बच्चे, तो टी 90% बाई टी 50%, बोलो दिस डिवाइड बाई दिस, हाँ, तो इधर कितना बचा, 2.303 कैंसिल हो गया, 1 बाई log 2 बचा, 1 बाई log 2 बचा ना जी, मैंने उल्टा रेशो निकाला, 50/90। देखो तो उल्टा लिखा, तो मैंने लिखा है टी 90% ना इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना मिल जाएगा, टी 90% इज इक्वल टू 10/3 टी 50%। अच्छा, इसके बाद का रिलेशन 99.9 था ना जी, एक 99 भी था, एक 99 था, एक 99.9। ठीक है, तो मैं इधर ही रिलेशन लिख देता हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, टी 99%, 20/3, वेरी गुड, 20/3 टी 50%, और उसका 10 हो जाएगा, और ये पांचवा क्वेश्चन था टी 99.9 ना, 10t 50%। वेरी गुड, 10t 50%, समझ में आ गया यहाँ तक, 10t 50%, बढ़िया, लिखो, फॉर ए केमिकल रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, ये सारे रिजल्ट्स आपको कंपटीशन एग्जाम में भी दिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में गारंटी दिखते हैं, जेई मेंस में अभी जो पढ़ा है आज की क्लास में वो दिखेगा ही दिखेगा, गारंटी, कैनेटिक्स से सवाल है, इंटीग्रल से आता है, फर्स्ट लॉ से आता है, और यहीं से आता है, ठीक है, बढ़े आगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड एग्जाम जैसा, जेई मेंस जैसा, एकदम सिंपल सा, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 6.93 into 10 raised to minus 2 second inverse. For a chemical reaction, rate constant is 6.93 into 10 raised to minus 2 second inverse. Calculate 6.93 into 10 raised to minus 2 second inverse. क्वेश्चन, Rate constant का वैल्यू है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन rate constant is 6.93 into 10 raised to minus 2 second inverse. Find time required for 90% completion of it. 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 आगे देखो, टी 90% कितना है अभी डिराइव किया था, अच्छा यहाँ कहीं ऑर्डर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर पता चल गया ना, ऑर्डर कहीं मेंशन नहीं है, माइंड इट, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट लगा सकते हैं, क्यों, यूनिट ऑफ के से हमें ऑर्डर पता होता है, तो टी 90% 10/3 टी 50%, बोलो 10/3 टी 50% 0.693 बाई के कितना दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है 6.93 इंटू 10 रेस टू -2, कितना हो जाएगा जी, 100/3 क्या, 100/3 सेकेंड, टी 90% बोल रहा है ना, तो 100 बाई, यही है ना सबका, यहाँ पे देखो
ऐसे नहीं कि तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया T90%, पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था फर्स्ट ऑर्डर है फिर भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराया है 3a गिव्स b, n इक्वल टू 1 है, रेट कांस्टेंट k है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है, फाइंड T हाफ एक्सप्रेशन। 3a गिव्स b, 3a गिव्स b है ln2 अपॉन 3k। याद है कभी शॉर्टकट बताया था, a गिव्स b के लिए वो फॉर्मूला है, लेकिन 3a गिव्स 3b के लिए हाँ हाँ फाइंड टी हाफ। टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है रेट कांस्टेंट के टर्म्स में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो देखो कैसे करेंगे बच्चे, आर ओ आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, के ए का पावर 1। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तरीके से एक बार बता देता हूं बस। नहीं, एक्चुअल में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आर ओ डी बाई 3 करना पड़ेगा, और इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे ना तो यहाँ पे जो इंटीग्रल रेट लो आएगा बच्चे, वो आएगा सी नॉट बाई सी टी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इंटू टी, मतलब ये 3 आएगा। और यहीं पर जब टी हाफ, यहाँ टी हाफ रखोगे, यहाँ सी नॉट बाई 2 रखोगे, तो टी हाफ का जो एक्सप्रेशन आएगा 0.693 बाई 3k, ये सही आंसर है। इन शॉर्ट ऐसे याद कर लेना, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट टाइम्स के 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पे आ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलो, ln2 बाई के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ln2 भी लिख सकते हो राइट, ln2 भी लिख सकते हो, के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिख सकते हो, चलेगा? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फटाफट लिखेंगे, ध्यान रखना आज के बाद जब भी तुम ये फॉर्मूला यूज करते हो 0.693 बाई के, वो किसके लिए वैलिड है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? हाँ 1 है ना। लिखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2a plus 3b gives product, the rate law is given by, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ दे रहे हैं ऐसा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2a plus 3b gives c, the rate law is given by a का पावर 1 कर लेना है ना, इसका पावर 0 कर लो, ठीक है अभी सही है। If initial concentration of capital A and B are small ab, if initial concentration of capital A and capital B are small a and small b, पहला find half life of A, दूसरा half life of B, find half life of A, दूसरा half life of B, and तीसरा at what condition half life period of A and B become equal, at what condition half life of A and B become equal।
ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे थे ना कि अभी 2 आ गया तो कैसे करेंगे, हमेशा एक आ रहा है तो कैसे सॉल्व करें पता चल रहा है। 2 आ गया, एक के रिस्पेक्ट में, जैसे क्वेश्चन लास्ट क्लास कराया था, दोनों के रिस्पेक्ट में 0 0 था, याद है? इसमें जो ए वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर के ट्रेंड के हिसाब से कम होगा और बी जीरो ऑर्डर के ट्रेंड बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, नो डाउट, ए के रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है, ओवरऑल क्या होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ओवरऑल तो फर्स्ट ऑर्डर ही है ना। लेकिन फिर से बताऊं, जब हम ए का बात करते हैं तो ए के रिस्पेक्ट में हमें तो रेट लॉ पता है ना। देखो बी तो कहीं सीन में ही नहीं है, राइट? पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, देखो रेट क्या लिख दोगे, के ए का पावर 1 बस, और इस रेट को ये आरओडी ऑफ ए आरओडी ऑफ बी, 2 रिएक्टेंट है ना, तो इसके जगह पे क्या रख सकते हो, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी बाई 2 इज इक्वल टू के ए। बी तो है ही नहीं ना सीन में, अरे बी का पावर 0 है, तो बी तो अभी सीन में ही नहीं है। हम फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। और बताओ जहां कोफिशिएंट आ जाता है वहां पे टी हाफ कितना लिख देते हैं, ln 2 बाई 2 के। अगर तुम इसी इक्वेशन में इंटीग्रेट करके टी के जगह पे टी हाफ रखोगे तो ए के जगह पे ए बाई इनिशियल बाई 2, इसको पूरा इंटीग्रेट करके क्या लिख देने वाले हो बताओ, क्या लिखने वाले हो, 2.303 log a बाई a माइनस एक्स नहीं लिखोगे क्या, a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2k t। बोलो मैं पूरा इंटीग्रेट करूं या चलेगा यहां तक? प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये कितना दिया है बच्चे, a ये b, ये मान लो c है ये 0 है, किसी टाइम t पे कितना लिख देगा इसको, इसको अगर a माइनस एक्स लिखता है तो इसको b माइनस 3x बाई 2 लिखना पड़ेगा। बोल ये किसने सिखाया, मूल कंसेप्ट ने। अगर इसका x गया 2 से 3 जाता है तो 1 से 3 बाई 2 जाएगा, x से 3 बाई 2 x जाएगा, ये लिखने का तरीका है। लेकिन अगर ये टी हाफ है इसके लिए, मतलब इसके लिए, मतलब जैसे ये a से a बाई 2 हुआ, मान लेते हैं वो टाइम टी हाफ है, इस इक्वेशन में यहां पे a का टी हाफ मानते हैं, b का नहीं। लेट टी हाफ ऑफ a इज इक्वल टू, मान लेते हैं टी नॉट, चलेगा? टी हाफ ऑफ ए कितना मान लें, टी नॉट। तो जैसे इस इक्वेशन में यहां टी नॉट रखेंगे, ये a डिवाइड बाई a माइनस ए बाई 2 रखेंगे ना। एक कोई टाइम है जिसमें a हाफ हो गया, उसी टाइम में b हाफ होगा, ऐसा बोलना सही? अरे ऐसा नो, क्योंकि इसका 2 जा रहा है तो उसका 3 जा रहा है। तो हम सिर्फ a के बारे में भी सोचते हैं कि मान लेते हैं टी नॉट टाइम में a हाफ हो गया, तो कि क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन बताओ, टी नॉट का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे जैसे टी नॉट रखोगे यहाँ a डिवाइड बाई a माइनस ए बाई 2, मतलब a डिवाइड बाई a बाई 2, सॉल्व करके कितना आएगा 2.303 log 2 बाई 2k। बोल पूरा सॉल्व कर दें? मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख देता बच्चे, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। क्लियर है? बोलो मान लेते हैं कि कोई और टाइम है, चलो इसको t1 बोल देते हैं, t नॉट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मान लेते हैं t1 टाइम पे a हाफ हो गया, t1 टाइम पे a की क्या हो गया, ऐसे चल रहा था, t1 टाइम पे कितना हो गया, a बाई 2 हो गया। t1 टाइम पे a क्या हो गया, तो यहाँ पे b कितना होगा t1 टाइम पे, यहाँ x के जगह पे a बाई 2 रखो, b माइनस 3a बाई 4। नहीं समझा? हमको कैसे पता ये हाफ हो गया है? a तो हाफ हो गया t1 टाइम पे, लेकिन b हाफ हुआ है वो नहीं पता ना हमें। a तो दिख रहा है a से a बाई 2 है, किसी जनरल टाइम पे हमने क्या लिख दिया, सपोज a का x गया तो b का कितना जाने वाला है 3x बाई 2। t1 टाइम पे a का कितना जा चुका है, a बाई 2 जा चुका है, तो b का कितना जाएगा। अब बताओ t2 टाइम पे अगर मैं इसको हाफ लिख दूं, b बाई 2 लिख दूं, मतलब ये t2 टाइम b का हाफ लाइफ है। अरे ऐसा नो, t2 टाइम किसका हाफ लाइफ है, b का हाफ लाइफ है। गुड टू गो।
अच्छा बताओ, अगर ये b से b/2 बचा है तो ये कितना बचेगा a से? 3 से 2 जाता है, माइनस बी बाई 3 से 2 जाता है, हाँ 3 से 2 जाता है, तो 1 से 2/3 जाएगा, हाँ b/2 से कितना जाएगा? 1/3 b/3। बोलो, हाँ यूनिटी मेथड समझ में आया? हाँ मैंने पहले क्या किया, a को हाफ किया, उसके हिसाब से b निकाला। हाँ अब a जिस समय हाफ हुआ वो t1 टाइम है। अब मैं कोई ऐसा टाइम ले लेता हूं जिसमें b हाफ हो चुका है, कोई ऐसा टाइम ले लेता हूं जिससे b हाफ चुका है, तो a कितना बचेगा उस समय? a माइनस b/3, ये हो गया। अब ये वाला फिर से इसमें रख दें, ये टाइम जैसे यहां t2 रखोगे, बोलो, यहां इस इक्वेशन में जैसे t2 रखोगे, यहां नीचे कितना रखना चाहिए हमें? आ रहा है समझ में? साकेत बोलो। तो चेंज होगा ना 3 के हो जाएगा एक नहीं 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 नहीं, समझ ही नहीं रहा तुम लोग। ये इंटीग्रल रेट लॉ हमने बना दिया, ये कभी भी वैलिड है, ए के रिस्पेक्ट में ये कभी भी वैलिड है। टी टाइम पे वैलिड है, T1 पे वैलिड है, T2 पे वैलिड है, T3 कभी भी ए के, ये इक्वेशन तो कभी भी वैलिड है ना जी। हम बी के बारे में सोच ही नहीं रहे अभी, बोलना। हमें इतना पता है कि बी का हाफ लाइफ चाहिए हमें, तो हम मान लेते हैं कि T2 टाइम पे बी हाफ हो चुका है, बी से b/2 हो चुका है, तो ए कितना रहेगा उस समय? ये कैसे निकाला? b से b/2 हो गया तो निकाला। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे इस वाले इक्वेशन में t के जगह पे t2 रखोगे, तो यहां क्या रखना पड़ेगा? ये पूरे जगह पे जो बचा है, पहले जैसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए करते थे हम लोग, वो नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास जीरो ऑर्डर का भी है ही नहीं ना, इंटीग्रल रेट लॉ समझ ही नहीं रहा। जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, बी तो कहीं दिखेगा ही नहीं तुम्हें इंटीग्रल में, क्योंकि बी का पावर जीरो है ना जी। बी का पावर जीरो है तो इंटीग्रल रेट लॉ में बी के टर्म्स में निकाल ही कैसे पाओगे तुम बस इतना लिख पाओगे, रेट इक्वल टू दिस है, इसकी जगह पे क्या लिख पाओगे? डी ए बाई डी टी बाई 2 लिख दोगे, या फिर डीबी बाई डी टी बाई 3 भी लिख दोगे। लेकिन यहाँ बी आ गया और यहाँ ए आ गया, कैसे इंटीग्रेट करोगे? एक मिनट, तुम बेकार में कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैं बोल रहा हूं कि रेट के जगह पे तुमने ये नहीं रख के यहां रख दिया -db/dt/3, क्योंकि तुमको बी के टर्म्स में चाहिए था, तो यहां db/dt आया और यहां a है, यहाँ वेरिएबल b है, यहाँ a है, उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो b को a के टर्म्स में रिप्लेस करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि हम इस टेक्निक से करें, सिर्फ a के रिस्पेक्ट में काम हो जाएगा। मुझे बताओ, b में जब चेंज आ रहा है तो a में भी तो चेंज आ रहा है, और a का इंटीग्रल रेट लॉ है या नहीं हमारे पास? है ना। b मान लेते हैं t2 टाइम में b हाफ हो चुका है, उस समय a कितना रहेगा? ये कैसे निकाला, इसमें कोई डाउट है? साकेत बोलो। तो जैसे इस वाले इक्वेशन में हम t के जगह पे t2 रखेंगे, तो यहां क्या रखना पड़ेगा? जैसे इसी वाले इक्वेशन में t के जगह पे t1 रखा, तो यहां क्या रखा हमने? a/a/2। इसी वाले इक्वेशन में t के जगह पे हम t2 रखते हैं, तो यहां नीचे कितना रखना पड़ेगा? जो t2 टाइम पे a जो बचा है, तो यहां पे देखो क्या लिख देंगे, 2.303 log ऑफ a बाय a माइनस 3, सॉरी a माइनस b/3। मैंने क्या रख दिया? a माइनस x की जगह, मतलब जो बचा है वो कितना रख दिया? a माइनस नहीं भाई, ये बचा ही है, और यहाँ हमेशा क्या रखते हैं? 80 रखते हैं। अच्छा हाँ 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 नहीं, कंफ्यूज मत हो, सॉरी a/80 रखते हैं। हाँ बोलो। a के लिए कैलकुलेट किया, यहाँ dA भी आया था, इंटीग्रेट करना आसान हो गया। तुम इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे dB/dt रखोगे, और यहाँ a है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जो रेट लॉ दिया वो उसको यूज करके आगे बढ़ेंगे ना, अपने से इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते, इसके लिए जो रेट लॉ दिया इसी को यूज करके आगे बढ़ सकते।
इसी के डिफरेंस इंटीग्रल रेट लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। समझ गए ना? अब देखो फिर से बताओ, यहां पे जैसे 2k t 2 रख दिया, तो इधर क्या रखना पड़ेगा? 2.303 log ऑफ a बाई a माइनस b बाई 3 रख दें। बोलो, यहां से t2 क्या मिल गया? 2.303 log a बाई a माइनस b बाई 3, राइट? बाई कितना? यही रख दो। पता है फर्स्ट a के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ क्या है? ये है। b के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ क्या है? बताओ ना, ये t2 क्या दिख रहा है? t2 क्या दिख रहा है उसमें? b का हाफ लाइफ है। यही तो पूछा था तुमसे। b का हाफ लाइफ ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडीशन बताओ, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में एक रिलेशन आ जाएगा। वही तो पूछा है आपसे। देखो क्या आ रहा है, बताओ थर्ड में बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी बिकम इक्वल, बी इक्वल टू, एक मिनट में a बाई बी 2/3 आ रहा है। ये आ रहा है क्या? b बाई a 3, हाँ a बाई बी जो फाइनल आंसर है मेरे पास वो 2/3 ये आ रहा है क्या? हाँ। साकेत बताओ कितना परसेंट समझ में आया? तुम क्या चाह रहे हो कि यहाँ पे माइनस ऑफ डीबी बाई डी ए करके इंटीग्रेट करे, बी के रिस्पेक्ट में निकाले? नहीं, मैंने क्या किया, उससे भी वही आएगा गारंटी। मैंने किया था कि जीरो ऑर्डर बी का ऑर्डर जीरो है, तो उसके लिए टी आपका अलग से फॉर्मूला लगा दिया तूने। सी नॉट बाई 2k स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नहीं उस तरह से नहीं करो। उस तरह से आ रहा है क्या? देखो तो एक बार करके। बिल्कुल नहीं आएगा। या ऐसे किया और ए में वो एक्सप्रेशन डाल दिया। वो बोला ना, तो कॉम्प्लिकेट कर दिया ना तुमने उसको। या वही बोल रहा हूँ, तो कॉम्प्लिकेट कर दिया ना। जो ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल रेट लो है उससे ए का भी टी हाफ आ जाएगा और बी का भी टी हाफ आ जाएगा। एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा, मैं नहीं बोल रहा नहीं बनेगा, लेकिन तूने जो यहाँ पे माइनस ऑफ डी पी बाई डी और उधर ए है, तो फिर तुमने उसको रिप्लेस किया ना, फिर बाद में इंटीग्रेट किया, बनेगा, उससे भी बनेगा, एकदम गड़बड़ नहीं है। लेकिन होगा क्या, थोड़े समय के बाद छोड़ दोगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत दिखेगा एक्सपोनेंशियल एंड ऑल। तुम इस तरह से घर पे ट्राई करना, बनेगा इससे भी, गारंटी। आंसर ऐसे नहीं सॉल्व करना थोड़ा सही से, वैसा नहीं आएगा। b बाई ए आ रहा है 2/3, ठीक है? a बाई बी 2/3 आ रहा है, सॉरी। मैं अभी भी क्लियर नहीं कर पाया क्या तुम लोगों को? हमेशा यहाँ तो आ गया, लेकिन हमेशा, हाँ मतलब जीरो ऑर्डर में भी ऐसा ही था ना शायद, कि दोनों अगर कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर ही लिया तो हो गया, ऐसा ही था ना? हाँ, और वहां लिखाया भी था, पॉइंट में लिखाया भी था, किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है। ये पॉइंट लिखाया था ना जी, मुझे ध्यान में है कि ए और बी के रिस्पेक्ट में कुछ भी ऑर्डर हो, लेकिन उसका जो इनिशियल मोल है ए के कोफिशिएंट और बी के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, तो हमेशा दोनों का टी हाफ सेम हो जाएगा। वो लाइन पढ़ के सुना एक बार पूरा, क्या था? हाँ सर, और ये ऐसे लॉजिकल, और पता है वो लाइन अगर याद रहता ना तो आज थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बोल देते सर, 2:3। वो लाइन याद कर, देख अभी पढ़ेगी है, 2 लाइन लिखाया था वहां पे, वो देखो ना, a प्लस बी, a प्लस 2b करके एक क्वेश्चन दिया था, है ना? हाफ लाइफ ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज डिफाइंड, अगर वो नहीं दिया है, हाँ, उसके बाद आपने मतलब ये 3 लाइन लिखवाया था, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाफ लाइफ हाँ वही बोल रहा हूँ। रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्टेंट, बट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ टू रिएक्टेंट इज नॉट सेम, देन दिस केस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज अनडिफाइंड। ये इससे पहले वाला लाइन है, ये यहाँ पे, इफ रेशियो ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये लाइन पढ़ो, इफ रेशियो ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो, then their individual half life and overall half life same, याद है? वो लाइन है, उससे बन जाएगा। तू जो कर रहा है ना आयुष, उससे बनेगा, चेक कर कहीं गड़बड़ किया है, बता देता हूं। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन बनना चाहिए उससे।
इसको हटा दूं क्या? नहीं, आज जाके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबका इंटीग्रल कर लेना है। सेकंड ऑर्डर कैसे करेगा? सर अभी मोस्टली बन जाएगा ना मॉड्यूल। हाँ अब बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर कैसे करेगा? ऑब्वियसली nth ऑर्डर में 2 रख के कर लेना। अगर सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ पता है तो उसके पॉइंट्स भी तो लिख लेगा ना। इंटीग्रल रेट लॉ क्या था? 1/ct इक्वल टू kt प्लस 1/c0। सेकंड ऑर्डर का याद है? चलो पहले थर्ड वाला पार्ट इसका कर लें क्या? थर्ड वाला पार्ट कर लें क्या? फिर आगे सॉल्व करेंगे। वो तो अभी आपने बोल दिया। नहीं, एक बार डिराइव भी कर लेते हैं ना। कितना आ गया? 2.303 log 2 ना। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि b माइनस 3a/4 इज इक्वल टू b/2 होना चाहिए। इज इक्वल टू 2.303 log a by a minus b by 3 डिवाइड बाई 2k। तो 2k सब कैंसिल हो गया। log 2 इक्वल टू ये आ गया। अब log भी यहाँ पे कैंसिल ही कर देते हैं। ये सब कैंसिल। log 2 और log, तो log log कैंसिल। 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई a माइनस b बाई 3। ठीक है, सॉल्व करो। 2a माइनस 2b बाई 3 इज इक्वल टू a। नहीं, उसको इधर इसको उधर करो तो a इक्वल टू 2b बाई 3 आ गया। तो a बाई b कितना आ गया बच्चे? 2/3। देखो वो लाइन वैलिड है। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ stoichiometric coefficients, then half life of both become equal, and that is also overall half life, that is also overall half life। आ गया समझ में ये बात? देखो यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या किया है आयुष ने। देखो सब लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है? रेट इक्वल टू ये लिखा हुआ है, और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? dv बाई डी टी बाई 3 इज इक्वल टू के ए। और ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। तो इंटीग्रल रेट लो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? a e टू द पावर माइनस 2kt। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बोलोगे? ठीक है, समझ में आया? और इंटीग्रेट किया हो अभी नहीं, इसके जगह पे भी इसको पहले दोनों तरफ ये लेके जाओ। dt उस साइड पे ले लिया। db इक्वल टू क्या लिख दोगे? माइनस 3k 3k माइनस, है ना? सर माइनस हाँ माइनस 3k a e पावर माइनस a e टू द पावर माइनस 2kt। अब यहाँ इंटीग्रेट करो। जीरो टाइम पे ये b है और किसी टाइम t पर ये b माइनस 3x/2। देखो नहीं लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है? नहीं, अब इसको इंटीग्रेट करो, फिर b का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। इसको bt ही रहने दो, चलो वो बाद में वैल्यू रख देंगे, bt रख देते हैं। तो bt माइनस बी इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट करो एक्सपोनेंशियल को, जीरो से टी एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करके इक्वेशन आएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, चलेगा? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन और दे देता हूँ। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 3a प्लस 5b गिव c। लिखो ना। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 3a प्लस 5b गिव c। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 3a plus 5b gives c। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी गिवन है। यहाँ पे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी गिवन है जी। के ए का पावर 0 बी का पावर 1। कौन सा रिएक्शन है? 3a प्लस 5b गिव्स c, ये रिएक्शन है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 3a प्लस 5b गिव्स c, given that minus of dA by dt equal to k a का पावर 0 b का पावर 1 full stop। if initial concentration of a and b are 3a and 5a, इनिशियली a और b कितना है? 3a and 5a। a और b नहीं है, 3a और 5a।
then calculate half-life period of A, half-life period of B, and half-life period of overall reaction. 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 देखो अभी क्या है ना, एक दो इसको घर पे करना भी नहीं करना है, अभी सुनो बात सुनो। अभी क्या करना है, 2-3 पेज छोड़ना है, उसमें क्या क्या लिखना है फर्स्ट ऑर्डर को लेके, एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे रेडियो एक्टिव डीके, बैक्टीरिया ग्रोथ, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्स्ट ऑर्डर होता है। ऐसे 5-7 एग्जाम्पल आपको रटने हैं, कर लेंगे। सारे नहीं, लेकिन 2-4 जो प्रैक्टिकली दिए हुए हैं वही करना है, ठीक है। क्या जीरो ऑर्डर का शायद एग्जाम्पल है, देखना, है ना, सरफेस पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास पे डिपेंड ही नहीं करता। सर इसके बारे में आपने बोला था। हाँ मुझे भी ध्यान है। यहाँ तक समझ गए सब लोग? लिखो फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, एक पेज छोड़ के लिखना है ना, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। कहाँ पे था वो वाला पार्ट दिखाओ। कभी कभी रेयरली 1-2 बार क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स में, उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स का मतलब क्या है बच्चे? जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ या बैक्टीरिया का ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है। मतलब यहां पे जैसे मान लो एक कंटेनर में पहले मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, समझ गया, ए है और ये t=0 पे, वहीं पर t टाइम पे ये A+X हो जाएगा। बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये ग्रोथ जो है तुम्हारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ये ग्रोथ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। इस केस में जो ग्रोथ होगा, चूंकि ग्रोथ हो रहा है तो dA/dt क्या लिख दोगे? Ka लिखोगे। कम नहीं हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना। ए से मान लो ए ही बढ़ रहा है, पहले भी ए है बाद में भी ए ही है, लेकिन पहले कितना है? ए है, बाद में A+X है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना पहले है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना पहले, जिस समय जितना ज्यादा बैक्टीरिया उस समय उतना ही ज्यादा रेट से वो बन रहा होगा। क्लियर है? घट नहीं रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे dA/dt क्या लिख दोगे? Ka लिख दें, इंटीग्रेट करेंगे dA/A kdt, t=0 पे ये a है और t टाइम पे ये A+X से बढ़ रहा है ना, माइनस नहीं लिखेंगे, -x नहीं लिखेंगे। तो इंटीग्रल रेट लॉ क्या लिख दोगे यहाँ पे? ln A, लिमिट कहां से कहां तक? a से A+X तक, kt लिमिट कहां से? 0 से t तक। फाइनल क्या होगा बैक्टीरिया ग्रोथ में? क्या लिख दोगे इसको? 2.303 log A+X/A इज इक्वल टू kt। ये इक्वेशन हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ग्रोथ काइनेटिक्स में जब बढ़ता है तो ये इक्वेशन हो जाता है, लिख के रख लीजिए जल्दी। हाँ वैसा ही है। आप देखो ना, आपके मॉड्यूल में ना यहाँ पे 6 एग्जाम्पल भी दिया है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। हाँ वही लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके सारे इलस्ट्रेशन, मतलब आज तो है ना, आप कहाँ तक कर लोगे मैं बताऊं? थ्योरी जो है, थ्योरी एंड क्वेश्चंस, इवन सेकंड थर्ड ऑर्डर सब मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ 2-3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी हैं, वो करना है आपको ना। पेज नंबर 121 तक पढ़ना है, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन,
लिख के रख लीजिए, फ्रॉम स्टार्टिंग विथ हाउ मच, 205 से 221, 121 नहीं, 205 से 221 कंपलसरी होमवर्क है, चलेगा? एक एक लाइन थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व सब, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो नहीं समझ में आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे करा देंगे। वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं जिससे रेट कांस्टेंट निकलता है, उसको भी लर्न करके आना है। ओके अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना बच्चे, लास्ट में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पढ़ो, लगता है कि सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ाई हो चुका है तो उसको जरूर सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? मैं बताऊं, लास्ट में सॉल्व एग्जाम्पल जो मुझे दिख रहा है बच्चे, वो है टोटल 25 एग्जाम्पल है। मुझे लगता है 10 तक तो सॉल्व होंगे, लेकिन वो तुमको पढ़ना पड़ेगा सारा क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1 में। तुम्हारा एक्सरसाइज 1 टॉपिक वाइज नहीं है ना? नहीं है। तो अपना ये देखो ना, जो हमने भेजा है वो टॉपिक वाइज है ना? शायद नहीं देखा अभी तक क्या? टॉपिक वाइज है ना? तो टॉपिक वाइज में उसको करके आना है पूरा, बिल्कुल टॉपिक वाइज, जहां तक हमने टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है? कर लेंगे क्या सर? और गैसेस स्टेट आ रहा है। हाँ, 3 टॉपिक का होम असाइनमेंट जैसा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गैसेस स्टेट, ठीक है, एसएचएम ना, और सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक भी, छोटा चैप्टर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब उसमें क्वेश्चंस अच्छा आता है बट चैप्टर छोटा। ठीक है ठीक है। पैटर्न वही पता चलेगा, 10-10 क्वेश्चन होगा या 50-50 होगा या 20-20 होगा, वो देख लेंगे। 25-25 भी हो सकता है, ठीक है? समझ में आए? बस इतना ही करना है। मंडे